हेलो ट्विंकलर्स, वेलकम टू द ट्विंकलिंग वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 12 की इंग्लिश विस्तास का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम है द टाइगर किंग। तो चलिए अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी के जो नायक प्रोटोगोनिस्ट है वो है प्रतिबंधपुरम के महाराजा, जिनका नेम होता है जिलानी जंगजंग बहादुर, हिज हाइनेस जमींदार जनरल महाराजा धीराजा, MAD, ACTC और भी बहुत सारे कई नामों से वो जाने जाते हैं। लेकिन वो सबसे ज्यादा जो फेमस होते हैं उनका नेम होता है द टाइगर किंग। कहानी की शुरुआत होने से पहले लेखक हमें बताते हैं कि जो इसके नायक प्रोटोगोनिस्ट हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो अभी मर चुके हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट इंसिडेंट होता है वो होता है एस्ट्रोलॉजर्स की के द्वारा जो की गई थी भविष्यवाणी वो। तो आइए चलते हैं वो भविष्यवाणी क्या थी और उसको समझते हैं और कहानी को जानते हैं। चलिए महाराजा के बचपन में चलते हैं। वो जब 10 दिन के थे तो उनके जन्म के बाद एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया जाता है। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, वो अपनी अपनी भविष्यवाणियां देते हैं। वो बताते हैं कि ये जो बच्चा है वो योद्धाओं का योद्धा, राजाओं का राजा, बहुत बड़ा महाराजा बनेगा, यानी कि एक बहुत ही चैंपियन और बहुत ही वॉरियर योद्धा बनेगा। एंड इसके बाद वो थोड़े से रुक जाते हैं और बोलते हैं, रुकने के बाद थोड़ा सोचने के बाद एक चीज और बोलते हैं कि एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर एकदम से चमत्कार होता है, वो जो 10 दिन का बच्चा होता है वो बोलने लगता है, All those who are born will have to die one day. जो बच्चा होता है वो कहता है कि जो भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, ये एक प्राकृतिक घटना है। बात तो तब है जब तुम मेरी मृत्यु का कारण बता सको। ये सब चमत्कार देखते हुए जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और जो युवराज का कद था वो और भी बढ़ता गया। वह अंग्रेजी गाय का दूध पीता, अंग्रेजी नैनी के द्वारा ही उसका पालन पोषण किया गया था। अंग्रेज ने उसे पढ़ाया था और भारतीय रियासतों के अन्य युवराजों की तरह वह अंग्रेजी फिल्म देखता था। जब युवराज 20 वर्ष के हो गए तो उन्हें उनका राज्य सौंप दिया गया। तो जो राज्य के लोग थे वो आपस में बातें करने लगे कि अब राजा की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने जो भविष्यवाणी की थी वो अब सच होने का समय आ गया था। ये जो बात है धीरे धीरे अब राजा के कानों तक पहुंचने लगी। तो वह घोषणा करते हैं कि वो राज्य के जंगलों में जाएंगे और बाघों को मारेंगे। तो वह जंगल में जाते हैं और एक बाघ को मार के ले आते हैं और ज्योतिषी के पास आके कहते हैं, लो मैंने बाघ को मार दिया। तो ज्योतिषी कहते हैं कि तुम ऐसे 99 बाघ और मार सकते हो, तुम्हारी जो मृत्यु का कारण होगा वो 100वां बाघ होगा। तो ज्योतिषी को और अधिक चैलेंज देने के लिए वो कहते हैं मैं ऐसे 100 और बाघ मार दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो ज्योतिषी कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी शिखा कटवा दूंगा और आपके यहाँ पे बीमा एजेंट बन जाऊंगा। उस दिन से राजा ने घोषणा की कि प्रतिबंधपुरम में कोई भी बाघ को नहीं मारेगा, ना ही नुकसान पहुंचाएगा। जो कोई भी ऐसा करेगा उसे दंडित किया जाएगा। यह काम सिर्फ राजा स्वयं करेंगे। इसके बाद जो उन्होंने संकल्प लिया था 100 बाघों को मारने का, इसके साथ वह निश्चित करते हैं कि जब तक उनका यह काम पूरा नहीं हो जाता वह राज्य का कामकाज नहीं देखेंगे। शिकार करते करते कभी उनका निशाना चूक जाता था तो वह अपने नंगे हाथों से ही उनको जो बाघ थे उन्हें मार दिया करते थे। एक बार प्रतिबंधपुरम में एक हाई ब्रिटिश पावर ऑफिसर आता है और वहां के जो दीवान जी होते हैं उनसे अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे टाइगर को मारना है और उसके साथ फोटो खिंचवानी है। तो जो दीवान जी होते हैं महाराजा के, उनके पास जाते हैं, महाराजा को बताते हैं कि जो ऑफिसर्स है उनकी इच्छा है कि वो टाइगर को मारे। इससे महाराज घबरा जाते हैं, क्योंकि ये जो काम है उन्होंने अपने लिए बचा रखा है कि वो 100 बाघों को मारेंगे। तो वो दीवान जी से कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम ब्रिटिश ऑफिसर को ये परमिशन नहीं दे सकते। तो दीवान जी वापस जाते हैं ब्रिटिश ऑफिसर के पास, उन्हें बताते हैं कि ऐसा महाराजा नहीं करने देंगे। तो वो कहते हैं अगर ऐसा है तो मैं सिर्फ आपके महाराजा उस बाघ को मार लेंगे, मैं सिर्फ उसके साथ फोटो खिंचवा लेंगे। तो महाराजा कहते हैं नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो आप ये फोटो किसी और को दिखाएंगे, फिर और लोग भी यहाँ आ जाएंगे। इस बात से जो महाराजा के जो दीवान होते हैं उन्हें बताते हैं नहीं नहीं महाराज हम ऐसा नहीं कर सकते, वो हाई ब्रिटिश पावर ऑफिसर है, इससे हमारा जो तख्ता है, जो हमारी गद्दी है वो भी जा सकती है। तो महाराजा सोच में पड़ जाते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो दीवान जी कहते हैं क्यों ना हम ऐसा करें, जो इनकी वाइफ है उनको अपनी साइड कर लें, उनको अपनी साइड कर लेंगे तो वो इनको मना लेंगी। महाराज कहते हैं हाँ ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो वो कहते हैं तुम कलकत्ता जाओ, वहां से अंगूठियां ले आओ। तो दीवान जी जाते हैं, वहां से बहुत सारी अंगूठियां ले आते हैं। वो कहते हैं तुम्हें एक लानी थी। नहीं नहीं महाराज जी अब एक के लिए मुझे कैसे पसंद आएगी, तो हम ये पूरा भेज देते हैं उनके पास में, जो उनको पसंद होगी वो ले लेंगे। तो वो जो अंगूठी का बॉक्स होता है वो उनके पास भेज देते हैं। तो
1 महीने तक कुछ भी उनका रिप्लाई नहीं आता है। 1 महीने बाद उनका थैंक यू का लेटर मिलता है महाराजा को। हालांकि इससे उन्हें पता चलता है कि उन्होंने सारी अंगूठियां रख लेते हैं और इससे उनसे लगभग 3 से 4 लाख का नुकसान हो जाता है। लेकिन वो सोचते हैं चलो कोई नहीं, इससे मेरा काम बन गया। महाराज अपने प्रयासों में सफल रहते हैं और 10 वर्ष के भीतर ही वो 70 बाघों को मार डालते हैं। इसके बाद जो होता है, उनके सामने एक नई चुनौती आ जाती है, क्योंकि उनके जो राज्य से जो बाघ की आबादी थी वो विलुप्त हो चुकी थी। तो दीवान जी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि दीवान जी मुझे अब शादी करनी है। तो दीवान जी कहते हैं ये क्या कह रहे हैं महाराज, अब आपको शादी क्यों करनी है? तो वो कहते हैं हमारे राज्य में जो बाघ थे उनकी आबादी वो विलुप्त हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। तो मुझे ऐसे राज्य में शादी करनी है जहाँ बाघ की आबादी बहुत अच्छी हो। तो कुछ समय बाद उनकी शादी हो जाती है। तो वो जब भी अपने ससुराल जाते तो वो 5-6 बाघों को मार के अपने साथ ले आते थे। ऐसा करते करते उन्होंने 99 बाघों को मार डाला और उनकी जो खाल थी उसको अपनी दीवार पे टंगवा दिया दरबार में। महाराज को अब चिंता होने लगी कि वो अपने 100 बाघों की गिनती वो पूरी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि उनके ससुराल में भी सभी बाघ मारे जा चुके थे। तो वो सोचने लगे कि अब वो अपने बाघ जो 100 बाघ को मारने का जो संकल्प था वो उसको कैसे पूरा करेंगे। तो एक दिन उनको पता चलता है कि उनके राज्य से भेड़ें गायब होने लगी हैं। तो उनको लगता है कि ये सब काम टाइगर द्वारा यानी बाघ द्वारा किया जा रहा है। तो वो उसकी खोज में जंगल निकल जाते हैं और वो पाते हैं कि वो बाघ को ढूंढ नहीं पाते हैं। तो उन्हें लगता है जो बाघ है उनको चिढ़ा रहा है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक मुझे बाघ नहीं मिलता तब तक मैं ये जंगल को नहीं छोड़ूंगा। तो जो इससे और जो अधिकारी होते हैं, जो उसके जो सेवक होते हैं, वो बहुत नाखुश होते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जो महाराजा होते हैं वो दीवान को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जो भूमि कर है उसको 2 गुना बढ़ा दो। महाराज की बात सुनकर दीवान जी थोड़े निराश और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि इससे क्योंकि वो परेशान हो गए थे, उन्हें बाघ नहीं मिल रहा था, वो लोगों की बातों से बहुत परेशान हो गए थे। तो इससे दीवान जो है बहुत चिंतित हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे किया जाए, कैसे प्रजा को बचाया जाए। तो वो सोचते हैं, अपनी पत्नी से बात करते हैं, उसके पास जाते हैं। तो अपनी पत्नी की सहायता से वो महल में जो एक बाघ को उन्होंने छुपाया था, जिसको कि वो मद्रास के पीपल पार्क से लेके आए थे, उसको घसीटते हुए ले जाकर जंगलों में छोड़ देते हैं, जहाँ पे राजा शिकार के लिए बैठे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। तो जब राजा उस बाघ को देखता है तो देखते ही उसमें निशाना साधता है और निशाना साध कर उस बाघ को गिरा देता है और वो बहुत खुश हो जाता है कि उसने 100वें बाघ को मार दिया। लेकिन जब उसके आदमी देखते हैं कि वो बाघ मरा नहीं है, वो अभी भी जीवित है, लेकिन उनको डर था कि इससे उनकी नौकरी चली जाएगी और महाराज मारेंगे नहीं। तो उन्हीं में से एक आदमी जो शिकारी थे वो उस बाघ को मार देता है और मार के वहीं छोड़ देता है और राजा तक एक खबर पहुंच जाती है कि उसने 100वें बाघ को मार दिया होता है। तो जब महाराज जश्न मना रहे होते हैं 100वें बाघ का, इसके बाद वो अपने घरेलू कामकाज में वापस आ जाते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ एक तरह से जैसे बीवी बच्चे थे उनसे अब नॉर्मल हो जाते हैं और अपने राजपाट को भी देखने लगते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब राजा के लड़के का जन्मदिन होता है तो उसे जन्मदिन पे देने के लिए वह एक खिलौना खरीदने के लिए जाता है। तो जब दुकान पर जाता है तो उसे एक लकड़ी का बाघ पसंद आता है। चूंकि वो लकड़ी का जो बाघ था बहुत सस्ता था, तो दुकानदार सोचता था कि अगर मैं राजा को ये बाघ दूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत सस्ता है और वो मुझे सजा देंगे। तो वो उसको बहुत अधिक दाम पर राजा को बेच देता है। क्योंकि वो बाघ का जो खिलौना था बहुत सस्ता था और उसकी जो कारीगरी थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो उसमें कुछ लकड़ी के छिद्र निकले हुए थे, थोड़ा सा जो उभार होता है उस टाइप से था। तो जब राजा उसको लेके जाता है, जब अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है उस खिलौने के साथ में, तो जो लकड़ी का जो एक टुकड़ा आता है उसके हाथ में चुभ जाता है। उसके चुभने की वजह से उसके हाथ में एक इन्फेक्शन सा फैल जाता है जो कि बहुत लंबा चलता जाता है और उसको चलते चलते कम से कम 4 दिन हो जाते हैं और उसके हाथ में ये संकट पड़ते 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 उसको बहुत दर्द होने लगता है। तो फिर मद्रास से सर्जनों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है ऑपरेशन के लिए। जब डॉक्टर्स आते हैं तो जब उसका ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करते टाइम राजा की मृत्यु हो जाती है और इस तरीके से जो 100वां बाघ था के होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और जो एस्ट्रोलॉजिस्ट के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वो भी सच हो जाती है। एंड इस पॉइंट पे आके ये जो स्टोरी होती है वो खत्म हो जाती है। एंड इस स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो बहुत ही शानदार है। वो हमें बताता है कि हम अपने जो भाग्य है उसको नहीं बदल सकते हैं, जो चीज हमारे कंट्रोल में है सिर्फ हम उसी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो थैंक यू ट्विंकलर्स फॉर वॉचिंग दिस एंड जुड़े रहिए ट्विंकलिंग वर्ल्ड के साथ में।